गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद राज्य की और कर्नाटक राज्य की, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तीनों के तीनों कर्नाटक के हुए थे उन सभी के बारे में। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी मैसूर राज्य और मराठा राज्य के बारे में, और इससे आगे आने वाली जो वीडियोज में हम बात करेंगे वो बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। बात करते हैं हैदराबाद राज्य की। अब इस हैदराबाद राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं मध्यकालीन भारत में किसका शासन चल रहा था? मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था, और उत्तर भारत के जितने भी अधिकांश क्षेत्र थे उन सभी पे मुगलों का अधिकार था, और साथ ही साथ दक्षिण के कुछ क्षेत्रों पर भी मुगलों का अधिकार था। तो उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था जो ये वाला क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता था? दक्कन प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये भी किसके अंतर्गत आता था? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो एक प्रथा थी या एक तरीका था जिसके बारे में हम जान सकते हैं, वो क्या था कि मुगल साम्राज्य में जब दक्कन प्रांत का किसी को भी सूबेदार नियुक्त किया जाता था तो उसे साथ ही साथ किसका अधिकार भी मिलता था? कर्नाटक राज्य का भी उसे अधिकार मिल जाता था साथ ही साथ में। तो उसी दक्कन प्रांत के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। वो किस तरीके से की गई थी तो मैं आपको बता दूं कि एक मुगल बादशाह हमने पढ़ा था जिसका क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। वो क्या करता है, एक व्यक्ति होता है चिन कलिज खां, उसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त करके भेजता है। कौन से सन में? तो वो सन है 1722 ईस्वी में। चिन कलिज खां को मोहम्मद शाह रंगीला दक्कन का सूबेदार बनाकर भेज देता है। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो एक कमजोर शासक था, और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो चिन कलिज खां है, जिसे इतिहास में किसके नाम से भी जाना जाता है? निजामुल मुल्क के नाम से। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि चिन कलिज खां को किसके नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा निजामुल मुल्क। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि जो निजामुल मुल्क है उसका वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम था चिन कलिज खां। तो बात कर लेते हैं हैदराबाद राज्य की। तो मोहम्मद शाह रंगीला के कमजोर होने के कारण जो चिन कलिज खां है वो 1724 ईस्वी में किसकी स्थापना कर देता है, यानी अपने आप को मुगल दरबार से या मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर देता है, और 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसने क्या काम किया? उसका एक सेनापति था, कौन? मुबारिक खां। वो किसे लड़ने के लिए भेजा? उसने चिन कलिज खां से लड़ने के लिए मुबारिक खां को भेज दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। लेकिन चिन कलिज खां ने यानी निजामुल मुल्क जो था उसने मुबारिक खां को हरा दिया, और वो युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये 1724 ईस्वी में ही हुआ था। इसे सकूर खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसने चिन कलिज खां को किसकी उपाधि दी थी? तो निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो चिन कलिज खां है उसे निजामुल मुल्क की उपाधि किस मुगल शासक ने दी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। अब ये तो सारी की सारी जो बात हुई है हैदराबाद राज्य के बारे में बात हुई कि किस तरीके से हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। तो सबसे पहले कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। तो था क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी को भी दक्कन प्रांत का सूबेदार बनाकर भेजा जाता था तो उसे साथ ही साथ किसका उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता था? कर्नाटक राज्य का भी उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। तो हुआ क्या, जब 1724 ईस्वी में किसने? निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर ली, यानी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो जो कर्नाटक था वहां के भी कुछ जो सूबेदार थे उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की। और उसी क्रम में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम क्या होता है? शहादत उल्ला खान। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए कि जो कर्नाटक राज्य है उसकी स्थापना किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा शहादत उल्ला खान। तो उन्होंने जो राजधानी बनाया अपनी, किसको बनाया? अकाट को बनाया। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो पहला सवाल जो आता है वो माइंड में क्या आता है कि जो आज का हमारा कर्नाटक राज्य है वही उस टाइम का कर्नाटक राज्य था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। अगर आज की टाइम में हम देखेंगे तो जो कर्नाटक राज्य है वो कहाँ है? इधर की तरफ है, यानी कि पश्चिमी भारत की तरफ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उस टाइम के कर्नाटक राज्य की, तो मैंने आपको बताया वो कहां था? ठीक दक्कन प्रांत के बिल्कुल नीचे था भाई। ये तो मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। तो जो आज का कर्नाटक है वो तो मालाबार तट की तरफ था, लेकिन जो पूर्व का कर्नाटक राज्य था वो किसकी तरफ था? कोरोमंडल की तट की तरफ था। प्रारंभ में एक छोटा सा राज्य था, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्वतंत्र हो गया तो इसने क्या कर लिया? अपना बहुत सारा, अपना पूरा का पूरा विस्तार
रूप धारण कर लिया। तो उस टाइम के कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और पूरा का पूरा जो हमारा आज का तमिलनाडु क्षेत्र है उस क्षेत्र को ये घेरे हुआ था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो पूर्व का कर्नाटक राज्य था वो कहाँ था, तो पूर्व की ओर था, ना कि पश्चिम की ओर। अब बात कर लेते हैं थोड़े से और चीजों के बारे में, वो चीजें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे दो जगह हैं, एक जगह कौन सी है मद्रास और एक जगह कौन सी है पुदुचेरी। अब इन जगहों को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनियों के हेडक्वार्टर थे। जो मद्रास है वहां पे हेडक्वार्टर किसका था, तो वहां पे हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि अंग्रेजों का। और अगर हम बात करें पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में किसका हेडक्वार्टर था, तो जो फ्रांसीसी थे उनका हेडक्वार्टर कहां था, पुदुचेरी में था। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो प्रारंभ का कर्नाटक राज्य था वो तो छोटा सा भाग था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो विस्तार होता चला गया वो उसके पूर्वी जो भारत था उसकी तरफ ज्यादा होता चला गया और उसने लगभग आंध्र प्रदेश, जो आज का हमारा आंध्र प्रदेश है और जो पूरा का पूरा तमिलनाडु है, उस क्षेत्र को उसने कवर कर लिया। अब ऐसा हुआ क्यों, अब बात करेंगे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में कि इनके पीछे जो वास्तविक रीजन थे वो क्या थे। तो पहला जो रीजन था वो तो यही था कि कर्नाटक युद्ध वास्तव में थे क्या। कर्नाटक युद्ध कुछ भी नहीं थे, केवल क्या थे, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्ध मध्य लड़े गए तीनों के तीनों युद्ध थे, जो कहां हुए थे, इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही वो तीनों युद्ध हुए थे। अब इस युद्ध के पीछे के क्या क्या कारण है, तीनों युद्धों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो मैंने आपको कर्नाटक राज्य में तो बता दिया, यहां से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो कर्नाटक राज्य है उसके संस्थापक कौन थे, सादत उल्ला खां, और जो उसकी राजधानी थी कहां थी, कर्नाटक, अकाट। तो मैंने आपको पहले ही जब मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ाया था तो ये बात आपको बता दी थी कि जो सबसे तेजी से जो मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था वो किसके काल में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही हुआ था, जिसमें एक तो हैदराबाद राज्य की स्थापना, अवध की स्थापना, बंगाल की स्थापना और कर्नाटक जैसे राज्यों की स्थापना हो गई। अब यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है वो कौन सा है कि एक तो है सादत उल्ला खां और एक है सादत खां। तो सादत खां ने जो स्थापना की थी वो अवध की स्थापना की थी, जबकि जो कर्नाटक की स्थापना करने वाला व्यक्ति था सादत उल्ला खां था। अब वापस से आते हैं हम अपने क्वेश्चन पॉइंट पर, कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो कब से कब तक लड़ा गया, तो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। यहाँ जो हम इन तीनों युद्धों को पढ़ेंगे वो एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और जितने भी एग्जाम से पॉइंट पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि आपको युद्ध समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक कहानी का प्रयोग करूंगा। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। वो पॉइंट कौन से हैं कि जो ये तीनों के तीनों कर्नाटक युद्ध थे ये वास्तव में अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्ध मध्य में लड़े गए युद्ध थे, इनसे भारतीयों का ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। बात करें पहले कर्नाटक युद्ध की तो इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो इसका मुख्य कारण था कि जो ऑस्ट्रिया है कहां पे, यूरोप में, ये तीन देश है। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की तो 18वीं शताब्दी में पूरे विश्व में दो ही महाशक्तियां जो उभर के आ रही थी सामने, वो दो ही थी, एक तो ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज और एक फ्रांसीसी। तो इन दोनों के मध्य में जब कभी भी युद्ध होता था तो उन युद्धों का सीधा सीधा फर्क कहां पे पड़ता था, भारत में पड़ता था। मैं जब आपको फ्रांसीसी पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया था। तो मान के चलिए आप दो दोस्त हैं और आप दोनों दोस्त कहां रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि किसी कारणवश आपके जो घर वाले हैं दोनों में लड़ाई हो गई, आपके दोनों के घर वालों में। तो आपको क्या लगता है कि जो आप दोनों दोस्त हैं उन सब दोनों के बीच में जो पहले जैसा प्यार था वो पहले जैसा ही बना रहेगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप दोनों के बीच में भी क्या हो जाएंगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ किसके मध्य में होता था, तो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं उनके मध्य में होता था। जब कभी भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में यूरोप में युद्ध होता था तो उन दोनों का जो युद्ध का जो प्रभाव है वो कहां देखने को मिलता था, भारत में देखने को मिलता था। तो ऐसा ही कब हुआ था, तो 1746 ईस्वी में एक घटना हुई, क्योंकि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उसके उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, जिसमें कौन दोनों कूद पड़े, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कूद पड़े। और उसी की वजह से यहाँ पे भी क्या हुआ, जो दोनों के मध्य में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में तनाव बढ़ गया। अब किसी न किसी युद्ध का एक तत्कालिक कारण होता है जिसकी वजह से दोनों के मध्य में लड़ाई छिड़ जाती है। तो ऐसे ही एक तत्कालिक कारण इस युद्ध के लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक अंग्रेजी अधिकारी था, कौन, वॉरनॉट। वो क्या काम करता है कि जो फ्रांसीसी जलपोत होते हैं यानी जो जहाज होते हैं उनको अपने कब्जे में ले लेता है, उन पर अपना अधिकार कर लेता है। और उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर थे यहाँ पे कौन थे, डुप्ले, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि डुप्ले ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों तक
सबको ये बताया था कि भारत में शासन किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी डुप्ले से ही अंग्रेजों ने ये सीखा था कि भारत को कैसे गुलाम बनाकर उनसे अपना काम निकलवाया जा सकता है। तो उस समय किसका शासन चल रहा था, कौन गवर्नर था, फ्रांसीसी डुप्ले था। तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो कहां जाएगा भाई, आपको अगर मान के चलो आपकी कोई फैक्ट्री है कहीं किसी शहर में और आपको कोई परेशान करता है, आपके कोई माल को पकड़ लेता है, तो आप किसके पास जाओगे? आज के डेट में तो पुलिस के पास जाते हैं या उसमें जो डीएम होगा उस शहर का वहां जाएंगे। तो उसी समय क्या था कि जो अनवरुद्दीन था, ठीक है भाई, स्थापना तो किसने की है, सादतुल्लाह खान ने की है कर्नाटक की। लेकिन जब ये कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो उस समय जो कर्नाटक का जो नवाब था वो कौन था, वो था अनवरुद्दीन। तो डुप्ले कहां गए, अनवरुद्दीन के पास गए कि भाई कैसे भी करके हमारी मदद करो, हम क्या है, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाले लंबे समय तक वो भूल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ उनका जो हेडक्वार्टर था कहां पे, मद्रास में, उसको भी हम आपको जीत के हम आपको ही दे देंगे। लेकिन अनवरुद्दीन को ये बात पसंद नहीं आई और वो क्या कर देता है, डुप्ले को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ मना कर देता है कि हम आपकी किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ में कोई भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन डुप्ले को तो अपना जो उसके 2 जहाज पकड़े थे उसका बदला तो लेना ही था। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रांसीसियों का केवल भारत में ही उपनिवेश था, उसके बहुत सारे उपनिवेश भी थे। तो डुप्ले ने ये सोचा क्यों ना मैं किसी और उपनिवेश से, यानी जहां पे और फ्रांसीसी गवर्नर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, मैं उनसे सहायता मांगू। तो उसी के लिए अगर हम देखेंगे भारत मैप में, तो भारत के निचले हिस्से में जब हम जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, कौन सा, जिसका नाम क्या है, मॉरिशस। तो मॉरिशस में डुप्ले जाता है और वहां का एक फ्रांसीसी गवर्नर होता है, क्योंकि मॉरिशस में भी फ्रांसीसी कंपनी थी और वहां का जो गवर्नर था वो कौन था, ला बुडाने। इस नाम को हमें पेपर में पूछा भी जा सकता है, याद रखना है। जो मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था, ला बुडाने। तो वो ला बुडाने से कहता है कि जो हमारे भारत में जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या काम कर रखा है, हमें बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा है और तुम जाओ और हमारी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके हमें बचा लो उससे। तो ला बुडाने तैयार हो गया और वो किसने किस पे चढ़ाई कर दी, अंग्रेजों में मद्रास पे चढ़ाई कर दी। और कितने सैनिकों के लेकर गया, 3000 सैनिकों को लेकर ला बुडाने ने किस पे, मद्रास पे धावा बोल दिया, चारों तरफ से अंग्रेजों पे, एक सम कहते हैं ना धप्पा बोल दिया। तो अंग्रेजों को ऐसे किसी भी प्रकार की हमले की कोई आशा तो थी नहीं। तो वो क्या हो गए, अचानक से डर गए और किसके, ला बुडानों के हाथों पराजित हो गए। तो ला बुडाने ने भी किसका, जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और कहा कि तुम हमें फिरौती के तौर पे, मतलब हम आपको आपका मद्रास लौटा देंगे, लेकिन आपको फिरौती के तौर पे हमें क्या देने पड़ेंगे, 40,000 पाउंड देने पड़ेंगे। तो अंग्रेज तो भाई उनको मद्रास वापस मिल रहा था, तो उन्होंने क्या काम किया, वो राजी हो गए और उन्होंने 40,000 पाउंड किसको दे दिए, ला बुडाने को दे दिए। अगर नाम आपको याद ना रहे तो मैं आपको बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो ला बुडाने को किसने, अंग्रेजों ने 40,000 पाउंड दे दिए और ला बुडाने मॉरिशस से आया था, मॉरिशस ही चला गया। अब डुप्ले इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, भाई मैंने तो उसे अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसने क्या काम किया, अपना ही काम निकाला, 40,000 पाउंड यहां से लिए और चले गया और अंग्रेजों को मद्रास वापस से लौटा दिया। तो यहां तो उसने कुछ बदला ही नहीं। तो इससे क्या काम करता है, डुप्ले बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो किस पे आक्रमण कर देता है, मद्रास पे वापस से आक्रमण कर देता है। तो जो कि अंग्रेज अभी पराजित हुए थे और उन्होंने अपने जो कमाई थी वहां से 40,000 पॉइंट किसको दिए थे, ला बुडाने को दे दिए थे। तो अंग्रेज भी बहुत ज्यादा घबरा गए और वो इस बार अंग्रेज किसके पास गए, तो जो कौन था, अनवरुद्दीन, जो कि कहां का नवाब था, कर्नाटक का नवाब था। इस बार कौन गए, अंग्रेज गए अनवरुद्दीन के पास कि जी हमें कैसे भी बचा लो, पहले तो हमें वो लूट गया, अब हमें ये लूटने आया है डुप्ले। तो अनवरुद्दीन ने क्या काम किया, इस बार अंग्रेजों की मदद कर दी। अब आप देख रहे हो अनवरुद्दीन का पक्षपात, पहले तो जब डुप्ले गया तब तो उसकी मदद नहीं की, तो जबकि उसे मद्रास भी देने वाला था, लेकिन नहीं, उसने डुप्ले की मदद तो की नहीं। किसकी मदद करने चल दिया, अंग्रेजों की मदद करने चल दिया। हो सकता है अंग्रेजों ने डुप्ले के खिलाफ भड़काया हो अनवरुद्दीन को, अब जो भी रहा हो, अनवरुद्दीन किसकी मदद के लिए मान गया,
अंग्रेजों की मदद के लिए मान गया और उसने क्या काम किया, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई जारी कर दी और उसे इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है, सेंट टोमे की लड़ाई, जो कि किस वर्ष में हुई थी, 1748 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट टोमे की लड़ाई किस किस के मध्य में हुई, तो डुप्ले और अनवरुद्दीन के मध्य में हुई। तो आपने कभी सुना है कि किसी युद्ध में राजा खुद लड़ने गया है? अधिकांश युद्धों में राजा खुद नहीं लड़ने जाता था, वो अपने सेनापतियों को भेज दिया करता था। उसी तरीके से डुप्ले जो था वो सबसे बड़ा फ्रांसीसी गवर्नर था, उसी के अंतर्गत एक अधिकारी था, कौन, पैराडाइज, जिसने किसमें, सेंट टोमे की लड़ाई में फ्रांसीसियों की तरफ से भाग लिया। और जो अनवरुद्दीन की तरफ से जिस सेनापति ने भाग लिया उसका नाम क्या था, महफूज खां। तो पैराडाइज और महफूज खां आमने सामने सेंट टोमे की लड़ाई में थे और जो महफूज खां था वो कितने सैनिक, 10,000 सैनिकों को लेकर किससे लड़ने गया था, पैराडाइज से लड़ने गया था। और जबकि जो पैराडाइज के पास सेना थी वो कितनी थी, तो 230 तो उसके पास फ्रेंच सैनिक थे और जो 700 थे उसके पास भारतीय सैनिक थे। और कमाल की बात देखो, लगभग ये 1000 सैनिक बैठते हैं, इन 1000 सैनिकों ने किसको हरा दिया, अनवरुद्दीन के 10,000 सैनिकों को इन्होंने परास्त कर दिया। यानी कि अगर पूछा जाए सेंट टोमे की लड़ाई में किसकी जीत हुई, तो सेंट टोमे में लड़ाई में जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, डुप्ले की जीत हुई थी। और इस जीत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, तो फ्रांसीसी तोपखाने का प्रयोग करते थे, उसी तोपखाने की मदद से ये इन 10,000 सैनिकों को हराने में सफल हो पाए। अब क्योंकि जो हम बात कर रहे थे प्रथम कर्नाटक युद्ध की, और वो किससे संबंधित था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, तो उसकी जो समाप्ति थी वो यूरोप में ही होनी थी, क्योंकि वो यूरोप से ही प्रारंभ हुआ था। तो 1748 ईस्वी में ही एक संधि होती है, कौन सी, एक्स-ला-सापेल की संधि। ये कब होती है, 1748 ईस्वी में। कहां पे होती है, तो ये यूरोप में होती है। किस किस के मध्य में, तो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में होती है, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध जो ऑस्ट्रिया में चल रहा था वो खत्म हो जाता है और दोनों के बीच में एक्स-ला-सापेल की संधि हो जाती है। इस संधि में होता क्या है, तो इस संधि में इनके जो बीच की शर्त है वो क्या है, तो जो फ्रांसीसियों ने जो क्या जीता है, मद्रास जीता है, वो तो ये किसको वापस कर देंगे, अंग्रेजों को वापस कर देंगे। लेकिन इनका युद्ध ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य में जो युद्ध है वो यही चल रहा हो भारत में, नहीं, और भी जो बहुत सारे उपनिवेश है वहां भी इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो ऐसा ही युद्ध कहां पे चल रहा था, अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। और तो वहां पे एक इनका एक शहर है लुईसबर्ग सिटी, अमेरिका में, उस पर किसने अधिकार कर लिया था, तो फ्रांसीसियों से छीनकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जो फ्रांसीसियों ने मद्रास छीना था भारत में वो तो अंग्रेजों को लौटा दिया, और जहां पे अमेरिका में अंग्रेजों ने लुईसबर्ग सिटी फ्रांसीसियों से छीना था, उन्होंने उस शहर को वहां पे वापस कर दिया। अब आप देख रहे हो युद्ध चल रहा है यूरोप में और अदला बदली कहां अमेरिका भारत में हो रही है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहला युद्ध, ये जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो कब हुआ, 1746 में हुआ, और जो खत्म हुआ वो 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक हुआ, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। अब इस युद्ध को थोड़ा सा जानने से पहले हम एक युद्ध जान लेते हैं। जो युद्ध कौन सा युद्ध है, वो युद्ध है 1749 का अंबूर का युद्ध। अब इस अंबूर के युद्ध में होता क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ थोड़ा सा जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है उसको समझ लेते हैं। तो हुआ क्या, 1748 में जो हैदराबाद का निजाम था, कौन, निजामुल मुल्क, जिसने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, उसकी मृत्यु हो गई। और जब कभी किसी राजा की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं उसके बीच में क्या होता है, ज्यादातर उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो ऐसा ही उत्तराधिकार का युद्ध उसकी मृत्यु के बाद किसमें, हैदराबाद राज्य में हुआ, जो कि किस किस के बीच में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में हुआ। जो नासिर जंग था वो बेटा था किसका, निजामुल मुल्क का, और जो मुजफ्फर जंग था वो पोता था किसका, निजामुल मुल्क का। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति एंटर कर जाता है, चंदा साहिब। तो आप कहोगे आप इतनी देर से कर्नाटक राज्य के बारे में बता रहे थे, चंदा साहिब का तो कहीं पे जिक्र हुआ ही नहीं। तो ऐसा था क्या भाई, जब वो कौन व्यक्ति, सआदत उल्लाह खां, जब इसकी स्थापना करता है तो उसी में से उसका एक बेटा और होता है, कौन, चंदा साहिब, जिसको कौन पकड़ के ले जाते हैं, मराठा पकड़ के ले जाते हैं। तो इसके चंदा साहिब की गैर मौजूदगी के में कौन नवाब बन जाता है, अनवरुद्दीन नवाब बन जाता है। कहां
कहाँ का, कर्नाटक का। लेकिन 1748 ईस्वी में इसको मराठे छोड़ देते हैं और ये वापस कर्नाटक आ जाता है और ये दावा करता है कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है इसका नवाब बनने का, तो मैं हूं चंदा साहब। तो अब क्योंकि डुप्ले जो था वो अनवरुद्दीन से जब मदद मांगने गया था तो अनवरुद्दीन ने तो मदद की नहीं थी, तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन अनवरुद्दीन की मदद तो करेगा नहीं डुप्ले, तो वो किसकी मदद करेगा, तो फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के उत्तराधिकार में जो मदद की थी वो चंदा साहिब ने की थी। अगर बात करें हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही 1748 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, तो इधर तो इन्होंने हैदराबाद में किसकी सहयोग किया, मुजफ्फर जंग का फ्रांसीसियों ने। इसके विपरीत अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की, तो जो हैदराबाद में उन्होंने नासिर जंग का समर्थन किया और कर्नाटक में जो कि अनवरुद्दीन ने उनकी मदद की थी, तो उन्होंने किसको, अनवरुद्दीन को नवाब बनाने का समर्थन किया अंग्रेजों ने। तो इसी बीच फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन के बीच में 1749, जिसके मैं बारे में अभी बात कर रहा था, अंबूर का युद्ध होता है। इसे कहीं पे अंबर का युद्ध के नाम से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो इस युद्ध में दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए और इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने किसको, जो अनवरुद्दीन था उसको मार दिया। अब इसको मारने के बाद कौन रह गया, चंदा साहिब रह गया। तो और फ्रांसीसी यानी जो डुप्ले है वो किसको, चंदा साहिब को नवाब बना देता है। और यहाँ पे इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे भी कौन बन जाता है, मुजफ्फर जंग क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। अब हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों का नवाब हो गया और कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों का नवाब हो गया, यानी चारों तरफ से किसका बोलबाला होने लगा, तो बोलबाला होने लगा फ्रांसीसियों का यानी कि डुप्ले का। जब इतनी सारी जीतें मिल गई तो फ्रांसीसियों ने भी क्या हो गए, थोड़े से रिलैक्स हो गए कि भाई अब तो अपना सिक्का चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में 1749 में ये एक व्यक्ति है जिसका नाम हम सभी जानते हैं और उस नाम को ना कभी भुलाया जा सकता है और ना हम भूल सकते हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति है, रॉबर्ट क्लाइव, जो वास्तव में एक क्लर्क बन के भारत आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन बाद में उसकी जो पदोन्नति होते होते वो एक अच्छा अधिकारी बन जाता है सेना का और उसको किसका काम सौंपा जाता है, फ्रांसीसियों को निपटाने का काम सौंपा जाता है। अब यहाँ पे जो एक और घटना है, जो रॉबर्ट क्लाइव जिस रॉबर्ट क्लाइव की जिस चाल की वजह से कर्नाटक किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है, वो चाल कौन सी है, तो अनवरुद्दीन का एक बेटा और होता है, कौन, मोहम्मद अली। तो उस टाइम पे एक प्रथा हुआ करती थी कि जब राजा को मारा जाता था तो उसके बेटे को भी उसके साथ ही सल्टा दिया जाता था। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी उत्तराधिकार के लिए खड़ा ना हो, उत्तराधिकार का दावा ना करे। तो इसी तरीके से जब अनवरुद्दीन की मौत हो गई तो मोहम्मद अली को साफ दिख गया कि अब किसका नंबर आने वाला है, अब मेरा नंबर आने वाला है। तो मोहम्मद अली जो था वो कहां भाग के छिप गया, तो एक जगह है तिरुचिरापल्ली, यहां पर जाके मोहम्मद अली छिप गया। अब इसी चीज का फायदा कौन उठाएगा, रॉबर्ट क्लाइव उठाएगा। तो उसने जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आता है तो जो कर्नाटक की राजधानी होती है कौन सी, अकाट, वो क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। अब घेरने के बाद में वो उस पर अपना अधिकार कर लेता है और उसके साथ में जो डुप्ले है, एक जगह है तिरुचिरापल्ली के आसपास में ही, वहां पे डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव दोनों क्या हैं, आमने सामने हो जाते हैं। इस युद्ध में जो डुप्ले की जो सेना है यानी जो फ्रांसीसी सेना है वो रॉबर्ट क्लाइव से हार जाती है। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए जो चंदा साहिब होता है वो अकाट से अपनी सेना को लेके चल देता है फ्रांसीसियों की मदद के लिए। तो फ्रांसीसियों की मदद जब वो करने जाता है तो बीच में ही एक जगह पड़ती है तंजावुर। तंजावुर का शासक ने जो होता है वो चंदा साहिब की हत्या कर देता है और यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो जो कि तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली छुपा हुआ बैठा था उसको निकाल देता है और कहां ले जाता है, अकाट ले जाकर उसको नवाब बना देता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो चंदा साहिब की मौत के बाद ही किस पर अपना अधिकार कर लेता है, कर्नाटक पर अपना अधिकार कर लेता है और वहां पर अपना नवाब बैठा देता है। अब बात करते हैं हैदराबाद राज्य की, क्योंकि यहाँ से भी कौन, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं उन दोनों के मध्य में यहाँ भी युद्ध चल रहा था। ये सारी की सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो किसके बीच में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में हो रही हैं। तो यहाँ पे जब मुजफ्फर जंग राजा बनता है तो कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक बेटा होता है, कौन, सालात जंग। ये कुछ नाम है पेपर में पूछ ले जाते हैं और हमें लगता है कि टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सालात जंग किसका, मुजफ्फर जंग का बेटा होता है।
और ये भी किसका समर्थन करता है, तो ये भी समर्थन करता है फ्रांसीसियों का। तो अभी तक तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो दोनों बराबर बराबर हैं। डुप्ले को अभी केवल एक ही हार है, लेकिन उसका जो दूसरा पड़ला है वो भी अभी मजबूत है। लेकिन इसी बीच में एक जो गलती है फ्रांसीसी से, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जो फ्रांसीसी सरकार होती है वो डुप्ले को क्या कर लेती है, वापस बुला लेती है। यानी जब फ्रांसीसी की हार शुरू ही होती है तभी डुप्ले को बुला लिया जाता है, क्योंकि डुप्ले एक महान अनुभवी गवर्नर था। उसे भारत की सभी चीजों के बारे में पता था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और यहाँ की जो दशा है, जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो वो उसको फ्रांसीसी जो होते हैं, फ्रांसीसी सरकार, वो डुप्ले को वापस बुला लेती है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति को भेजती है जिसका नाम होता है गोडी हियो। ठीक है, पूछा जाता है कि डुप्ले के स्थान पर जो नया गवर्नर था वो कौन आया था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गोडी हियो नाम हो जाएगा। अब ये इसके पास ना तो किसी प्रकार का अनुभव था और ना ही इसे भारत के आसपास की किसी भी दशाओं की स्थिति का ज्ञान था। तो रॉबर्ट क्लाइव इसी चीज का फायदा होता है और इस पर किस पे दबाव डालता है, गोडी हियो पे दबाव डालता है और उससे एक संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। जो कौन सी संधि होती है, वो संधि होती है 1754 ईस्वी की पांडिचेरी की संधि है। किस किस के बीच में, तो ये रॉबर्ट क्लाइव और गोडी हियो के मध्य में होती है और इसी संधि के साथ जो हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी जीत हुई, पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों की जीत हुई। अगर हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहले जो पल्ला भारी रहता है वो किसका भारी रहता है, फ्रांसीसियों का। लेकिन उसके साथ में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है तो उस युद्ध में किसका पल्ला भारी हो जाता है, बाद में अंग्रेजों का पल्ला भारी हो जाता है। वो किसकी मदद से होता है, वो रॉबर्ट क्लाइव की मदद से होता है। और अब जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की। ये युद्ध कब से कब तक, तो ये युद्ध 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी का तक हुआ और इसकी जो पृष्ठभूमि जुड़ी हुई थी वो यूरोप से जुड़ी हुई थी। यूरोप में दो देश हैं, एक है ऑस्ट्रिया और एक है प्रशा। तो इन दोनों के मध्य में जब युद्ध छिड़ गया तो फ्रांस ने किसकी मदद की, ऑस्ट्रिया की मदद की। और जो ब्रिटेन है उसने किसकी मदद की, तो उसने प्रशा की मदद की। अब पेपर में पूछा जाए कि फ्रांस ने किसकी मदद की या ब्रिटेन ने किसकी मदद की, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। उसको कंफ्यूजन को मैं दूर किए देता हूं। किस तरीके से, तो हम देखेंगे यूरोप के कुछ मैप को। तो फ्रांस इस तरीके से है, ब्रिटेन इस तरीके से है और जो ऑस्ट्रिया है वो फ्रांस के बिल्कुल नजदीक में है, पड़ोस में है। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति किसकी मदद करेगा, तो हमेशा जो व्यक्ति मदद करता है वो पड़ोसी की मदद करता है। तो इसी तरीके से फ्रांस जो मदद करेगा वो किसकी मदद करेगा, ऑस्ट्रिया की मदद से। तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसने किसकी मदद की। तो हम याद रखेंगे कि फ्रांस का पड़ोसी कौन है, फ्रांस का पड़ोसी ऑस्ट्रिया है और फ्रांस ने किसका समर्थन किया, ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। और इसके अपोजिट में अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन ने किसका समर्थन किया, तो ब्रिटेन ने प्रशा का समर्थन किया। अब इस युद्ध में क्या था, क्योंकि जब युद्ध वहां छिड़ गया तो समझ लो भारत में भी उसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा और ऐसा ही कुछ ही हुआ। भारत में भी युद्ध छिड़ गया, किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। लेकिन इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आ चुका है वो कौन बन के आ चुका है, तो इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर है वो है काउंट दी लाली। अब अंग्रेजों के बीच में इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में कई सारी लड़ाइयां हुई। उन सभी लड़ाइयों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो है बॉन्डीवास का युद्ध। ये कहां हुआ था, तो ये भारत में हुआ था और किस वर्ष में, 1760 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ और फ्रांसीसी इस युद्ध में बुरी तरीके से हार गए और उनकी शक्ति क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई और यह निर्धारित कर दिया कि अब जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप है वो नहीं करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रांसीसियों की तरफ से तो हमें पता है कौन लड़ रहे थे, काउंट दी लाली। लेकिन जो अंग्रेज हैं उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अगर पेपर में पूछा जाए कि बॉन्डीवास के युद्ध में जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो वो व्यक्ति था आयरकूट। याद रखना है आपको, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस तरीके से ये युद्ध चलता रहा और फ्रांसीसियों की लगातार हार होती गई। तो इसी के साथ में एक संधि होती है, कहां पे, यूरोप में, जिसे पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह संधि कब हुई,
1763 ईस्वी में। और एक और बात पूछा जाता है कि कौन से कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसी को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक कितने वर्ष का समय होता है, 7 वर्ष का समय, और इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम ऑल ओवर सारे के सारे कर्नाटक युद्धों को देखेंगे तो कुल मिलाकर जो अंतिम रूप से किसकी जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी किसने निभाई, तो रॉबर्ट क्लाइव ने निभाई। अब बात कर लेते हैं तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में एक साथ कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें पहले कर्नाटक युद्ध की तो वो कब से कब तक, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक, और उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था, डुप्ले था। और यह युद्ध कौन सी संधि के साथ, एक्सला-सापेल की संधि 1748 जो ईस्वी में हुई थी उसके साथ समाप्त हुआ, और यह संधि यूरोप में हुई थी। अगर बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक, और इस समय जो प्रारंभ में जो गवर्नर था फ्रांसीसी वो डुप्ले था, लेकिन जो अंत में इस युद्ध के जो अंतिम समय था उसमें कौन गवर्नर बन के आता है फ्रांसीसी, गॉडी हियो। और यह युद्ध कौन सी संधि के साथ, तो यह युद्ध पुदुचेरी की संधि 1754 ईस्वी, या फिर इसे पांडिचेरी की संधि भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यह संधि कब हुई थी, 1754 ईस्वी में। अब जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक हुआ, और इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था, काउंट डी लाली। और यह युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, तो यह पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के साथ हुआ। इसमें अगर हम बात करें तो पहली संधि एक्सला-सापेल और पेरिस की संधि दोनों यूरोप में हुई, जबकि जो पांडिचेरी या पुदुचेरी की संधि है वो कहाँ हुई, भारत में हुई। और मैंने आपको बताया था जब मैं कर्नाटक युद्ध डिटेल में बता रहा था तो 2 लड़ाई हुई थी, एक तो कौन सी थी, सेंट टोमे की लड़ाई 1748 ईस्वी में, और एक था अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में। ये दोनों के दोनों युद्ध किसके बीच में हुए, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य में। और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी की तरफ से वास्तविक रूप में कौन लड़ रहा था, डुप्ले लड़ रहा था। तो ये थे कर्नाटक के तीनों युद्ध। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे युद्ध आपको समझ में आ गए होंगे। और इस अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, यानी कि सीधा सीधा बंगाल राज्य की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद ही हमारी जो गुलामी की दास्तां है वो प्रारंभ हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आधुनिक भारत से जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाए उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।